Hello students, welcome to my channel. I am Dr. Nikita Shivhare and I am going to start today Unit 1 of Basic Electrical and Electronics Engineering subject of BTech first year students. Student, before starting Unit 1, we should know the introductory concept of the Basic Electrical and Electronics Engineering. So students, first of all, we will start with the electric current. What is a current? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आता तो होगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि करंट क्या होता है, क्योंकि करंट जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने 12th क्लास में पढ़ा भी हुआ है और उसके अलावा डेली लाइफ में भी हमने करंट के बारे में इतना सुना हुआ है कि हम सब जानते हैं कि करंट क्या होता है ना। मुझे इसके लिए भी मैं बहुत श्योर हूँ कि कोई ना आप सभी को कभी ना कभी करंट तो आपने मतलब लगा ही होगा, हो सकता है किसी के घर में कूलर से या किसी और चीज़ से करंट के थोड़ा सा झटका जो है वो आपने महसूस किया होगा। आपने नहीं तो आपके पेरेंट्स ने ज़रूर महसूस किया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स करंट के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में या इलेक्ट्रिकल के हिसाब से करंट क्या होता है वो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस a cross sectional boundary, that is electric current I is the rate of transfer of electric charge, है ना। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको कि क्या होता है कि कोई भी एक जो मटेरियल होता है ना, हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, रैंडमली प्रेजेंट रहते हैं। उसमें जो रहता है वो कुछ भी ऐसा उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, रैंडमली वो प्रेजेंट रहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मटेरियल होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कंडक्टर और एक होता है हमारा इंसुलेटर। एक और मटेरियल होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, लेकिन उसके बारे में हम अपने यूनिट 5 में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक बात करते हैं सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर की। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से फ्लो होने में मतलब फ्लो होने देते हैं, है ना, पास होने देते हैं। और इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देते, जैसे कि वुड हो गया, ग्लास हो गया, है ना। इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, लेकिन कॉपर, आयरन या जो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो होता क्या है, क्या होता है, जैसे कि हमने ये मान लिया कि ये एक हमारा कॉपर है, कॉपर का मटेरियल है, इसमें हमने एक वोल्टेज सोर्स जो है वो अप्लाई किया। ठीक है, जब हम वोल्टेज सोर्स इसमें यहाँ से अप्लाई करते हैं तब क्या होता है कि ये वोल्टेज सोर्स जो है वो हमारे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको जो है वो डांट देता है ना। एक लेमन लैंग्वेज में आपको ये समझा रही हूँ, एक लेमन लैंग्वेज में, मतलब एकदम ईजी भाषा में कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में होता क्या है। तो क्या होता है कि जब ये वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डांटता है ना, डांटता है और बोलता है कि आपको जो है मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अब एक सीधी लाइन में चलना है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये जो अभी तक लावारिस की तरह मतलब आवारा की तरह ऐसे ऐसे कहीं पे भी थे, है ना, कहीं पे भी थे, अब ये क्या होंगे हमारे एक सीधी लाइन में इस तरीके से जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्लो ये है तो करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन हमारा जो होगा वो उसका एकदम उल्टा होगा। तो अब करंट होता क्या है? तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या हम इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पर यूनिट टाइम में जितना फ्लो कर पाते हैं उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, और करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, या फिर कूलम पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड जो है वो हमारी करंट की यूनिट होती है, इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करंट के बारे में। अब दूसरी बात आती है हमारी रेजिस्टेंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस को बताने से पहले मैं आपको इसके सिंबल पे इसका आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। आपने 12th में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। अब इस सिंबल को देखते ही आपको क्या याद आता है? मुझे तो इस सिंबल को देखते ही स्पीड ब्रेकर याद आता है। तो स्पीड ब्रेकर से एक्चुअली में होता क्या है? स्पीड ब्रेकर में जैसे आप लोगों की गाड़ियाँ हैं, गाड़ी जब भी स्पीड ब्रेकर के सामने आती है तो उसका जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। और या फिर अगर हम कुछ पुराने ज़माने की खचाड़ा गाड़ी जो होती हैं उनकी बात अगर करें तो जो गाड़ी एकदम अब अपना पूरा पावर खो चुकी है तो
कई बार तो वो स्पीड ब्रेकर में आकर रुक भी जाती है ना। तो स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है कि आपके फ्लो को रोकना, तोड़ना या कम करना, ठीक है। तो वैसे ही रेजिस्टेंस जो है उसके सिंबल से हमको पता चलता है कि रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमारे फ्लो ऑफ करंट को या तो ये स्लो डाउन कर देगा या फिर ये रोक देगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बारी अब रेजिस्टेंस की। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब भी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, वो होता है हमारा ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको हम एक और क्या बुला सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? EMF is the force that causes an electric current to flow in an electric circuit, while the potential difference between 2 points is an electric circuit is that the difference in their electrical state which tends to cause flow of electric current। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक हमारा कोई भी मटेरियल है और उसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया है ना, तो ये जो फोर्स है जिसको हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, जिससे कि हमारा जो करंट है वो फ्लो हो, या जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो प्रेजेंट है उस मटेरियल में वो फ्लो होना शुरू हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये फोर्स ही तो है जो इनको बोल रहा है करने को, है ना, फ्लो करने को, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। द वोल्ट इज डिफाइंड एज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड पावर 1 वॉट, ठीक है। तो ये था हमारा ईएमएफ के बारे में। अब हमने जब ईएमएफ के बारे में पढ़ लिया है, करंट के बारे में पढ़ लिया है और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ होता है जो कि इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। आई एम श्योर कि आपने ओम्स लॉ को भी क्लास 12th में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवाऊंगी। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ कहता है कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, है ना। ऑब्वियसली बात है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब इसका मतलब जैसे मैंने जो आपको नॉर्मल टर्म्स में बताया था कि रेजिस्टेंस एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर, तो अगर स्पीड ब्रेकर ज़्यादा ऊंचे होंगे तो हमारी स्पीड उतनी ज़्यादा स्लो होगी ना। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो उतना ही कम होते जाएगा। तो इसीलिए जो ओम्स लॉ है वो कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो आई हम इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी बाय आर, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा है कि कनेक्शंस कैसे होते हैं। एक कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, चाहे वो आपके घर का कोई भी सर्किट हो या कंप्यूटर के अंदर का या कैलकुलेटर के अंदर का सर्किट हो, किसी का भी सर्किट हो, उस सर्किट में जो होते हैं वो कनेक्शंस होते हैं। अब ये कनेक्शंस कैसे होते हैं? कनेक्शंस 2 टाइप से होते हैं। एक कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमने जो है वो कनेक्शन करना शुरू कर दिया, और एक होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन, है ना। पैरेलल कनेक्शन यानी जैसे कि ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसमें जो कैपेसिटर है वो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। और एक होता है हमारा सीरीज पैरेलल कनेक्शन यानी इन दोनों का हमारा एक कॉम्बिनेशन। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो C1 और C2 जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, और C1 C2 का जो कॉम्बिनेशन है वो C3 से सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम कनेक्शंस जो हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्शंस 3 टाइप से कर सकते हैं। 1 इज द सीरीज कनेक्शन, देन द पैरेलल कनेक्शन एंड देन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो अब हम इस बारे में बता करते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होता है या करंट सोर्स होता है ना, और हमारा रेजिस्टेंस, ये 3 चीज़ें जो होती है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, ये हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा ये सीरीज़ में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? क्या इसका हम सिंपल एडिशन कर सकते हैं या कुछ अलग कर सकते हैं? इन शॉर्ट, क्या हम इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? तो चलिए अब हम देखते हैं। तो अगर हम वोल्टेज कनेक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो वोल्टेज जो होता है वो हमेशा सीरीज़ में ऐड होता है, पैरेलल में ऐड नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो अगर हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्स हैं कुछ इस तरह से, तो ये दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर ये 5 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है, तो इसका एक इक्विवेलेंट हम सर्किट बना सकते हैं जिसमें जो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है वो 7 वोल्ट का हो जाएगा। अगर इसी के अलावा अगर ऐसा होता कि ये हमारा जो
सर्किट है वो यहाँ पे 5 वोल्ट का होता, और उसके बाद हमारा ये सर्किट होता जो 2 वोल्ट का होता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये माइनस ये प्लस है, यहाँ ये प्लस है ये माइनस है। तो इन दोनों का क्योंकि डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए इनके बीच में होगा तो एडिशन, बट इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। और हम इसमें अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है कि हम जो फाइनल हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज बनाएंगे उस वोल्टेज को हम कैसा बनाएंगे, क्या हम नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे या पॉजिटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम हमेशा वैसा बनाएंगे जैसा कि हमारा ग्रेटर वैल्यू वाले वोल्टेज का साइन हो, है ना। हम सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी तो इसी तरीके से करते हैं ना, कि जैसे अगर +5 - 2 है तो हम करते तो उसमें सब्ट्रैक्शन है, पर हम साइन किसका लेते हैं, ग्रेटर नंबर का। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्स हैं, दोनों का साइन अलग अलग है, तो हम उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे और हम साइन लेंगे बड़े वाले वोल्टेज सोर्स का, है ना। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हम इसका साइन लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो अब इसमें समझने वाली और याद रखने वाली बात यह है कि जो वोल्टेज कनेक्शंस हैं वो हमेशा सीरीज में ऐड होते हैं, पैरेलल में वो एज इट इज़ रहते हैं, हम उनको ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं करंट सोर्सेज की। तो करंट सोर्स के साथ क्या होता है, एकदम उल्टा होता है। करंट सोर्स जो है वो सीरीज में ऐड नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो करंट सोर्स जो है वो पैरेलल में ऐड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे ये 2 जो है वो करंट सोर्स है, सेम डायरेक्शन में है, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट हम सर्किट बना सकते हैं। सेम डायरेक्शन के साथ ये 7 एम्पियर का हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता कि हमारा ये जो 5 एम्पियर वाला है उसका डायरेक्शन डिफरेंट होता, उल्टा होता, तब हम क्या करते, वही जो हमने वोल्टेज सोर्स में किया। अब हमारा जो रिजल्टेंट है उसका भी डायरेक्शन जो है वो इतना उल्टा हो जाता, क्योंकि 5 एम्पियर बड़ा है तो बड़े के हिसाब से डायरेक्शन हो जाता, और इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होता, तो हमारा रिजल्टेंट आता 3 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को करंट कनेक्शन और वोल्टेज कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है रेजिस्टेंस का कनेक्शन। तो रेजिस्टेंस का कनेक्शन तो स्टूडेंट्स आपने बचपन में पढ़ा ही है, आई मीन 12th में पढ़ा ही है, कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो वो सिंपली ऐड हो जाते हैं, और अगर वो पैरेलल में हो तो उनका हम एडिशन इस तरीके से करते हैं, है ना। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो और दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। अगर 3 होते पैरेलली कनेक्टेड तो दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हमें सिंपली उसका एडिशन कर लेना है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सीरीज़ और पैरेलल दोनों में ही हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक में सिंपली ऐड करके और एक में इस तरीके से ऐड करके। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कभी भी आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करेंगे तो ये बेसिक्स आपको ज़रूर आना चाहिए, जिन बेसिक्स में क्या होता है, करंट होता है, ईएमएफ होता है, रेजिस्टेंस होता है, इन सब के बारे में होता है कि ये किस तरीके से ऐड होते हैं। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है, दैट इज़ ओम्स लॉ। ठीक है, सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। जैसे मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, जंक्शन होता है, नोड होता है। एक डीसी सर्किट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं, जैसे कि हमारे किरचॉफ्स लॉ होता है, थेवेनिन्स थ्योरम होती है, बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स हैं जो आपके नेटवर्क के में भी काम आने वाला है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो बहुत काम आने वाला है स्टूडेंट्स। स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, स्पेशली जो यूनिट 1 है इस सब्जेक्ट का, वो आपको आगे भी काम आने वाली है, तो आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Thank you so much. If you have any problem, any question, you can email me in the email ID given at the end of the lecture. Thank you for watching this video. Please like and subscribe.